मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित की जो परीक्षा 25 नवंबर को हुई है, उसके पेपर का पूरा सॉल्यूशन पूरे विस्तार व्याख्या के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इस पेपर के प्रश्न किन किताबों से आए हुए थे। उन्हीं किताबों को मैं बार बार कहता था कि आप फॉलो करिए, उनके सवालों को, उनके उदाहरणों को निश्चित रूप से देख के अभ्यास कर लीजिए। और आपने यदि ऐसा किया है तो आपने पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से किया होगा। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इतना लंबा चौड़ा नंबर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका वर्ग रूप होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। चूंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो बहुविकल्पीय स्टाइल में इसे हल भी करेंगे कम समय में। देखिए दशमलव कहाँ पे है, दशमलव के इस साइड में 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और 0 और 1 का ही इस्तेमाल भी किया गया है। विकल्प में भी जो भी चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें 0 और 1 का इस्तेमाल है। एक नज़र चारों विकल्पों पर देखिए। और इसमें चूंकि 6 अंक है दशमलव के बाद, तो इसका जो वर्ग रूप होगा उसमें दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। और इस आधार पे विकल्प नंबर 2 सही है। कैसे? इसका जब आपस में गुणा करेंगे 0 0 1 गुणे 0 0 1 बराबर 1 का 1 में गुणा, और दशमलव के बाद देखिए 3 अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ बाएं साइड में। चूंकि कोई अंक नहीं है तो 3 3 6 अंक बनाने के लिए 5 0 बढ़ाने होंगे। देखिए ये यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0। ये तो विस्तार से हो गया, लेकिन संक्षिप्त क्या है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनके आधे अंक वाला यानी 3 अंक, 6 का आधा 3। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता। 1 सेकंड आपको लगता। प्रश्न नंबर 2 है और देख रहे हैं कि ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का ये घटाने का सवाल है। ये सवाल कक्षा 8 की किताब का उदाहरण है। किताब में पूरा हल है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो कक्षा 6 7 8 की किताबें हैं गणित की, उनको आप जरूर फॉलो करिए। उनके सवालों को, उनके उदाहरणों को जब आप लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आगे के कंपटीशन के लिए भी आपका बेस मजबूत होगा। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये हर जो है दोनों जगह निगेटिव है, माइनस है ना, तो हर को हमेशा पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। क्या करेंगे, चूंकि अभी 1 नंबर का सवाल है, इसको संक्षेप में कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं -3/4, ये माइनस और ये माइनस और माइनस कट के हो सकते हैं, हो जाएंगे 5/4। अब देखिए रूप क्या ले लिया, -3/4 और -5/4। 4 एलसीएम है, बराबर है -3 -5, यहाँ -8/4 काटेंगे -2, ये उत्तर है। और विकल्प नंबर 4 सही है। आपका भी निश्चित रूप से सही होगा। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। नेबुला मर्स चैनल के जो हमारे स्टूडेंट शुरू से जुड़े हैं उनको याद होगा कि रिवीजन सेट नंबर 1 के लास्ट में मैंने अभ्यास प्रश्न दिया था और सेम प्रश्न मैंने बहुविकल्पी के रूप में आपके अभ्यास के लिए दिया था। आपने किया भी था उसे, और इसका उत्तर है 83 और 89। यानी 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी हैं जिनमें अपने से और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भाग न जाए।
देखिए नेबुला मैथ्स चैनल आपके लिए कितना फायदेमंद हुआ। तो विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। चौथा सवाल बहुत ही आसान है, क्षय की अनुवर्ती बताना है। बहुत अभ्यास कराया गया है, तमाम प्रैक्टिस सेट में, तमाम रिवीजन सेट में मैंने अनुवर्ती पूर्ववर्ती का प्रैक्टिस कराया था। तो क्षय की अनुवर्ती, अनुवर्ती माने जस्ट बाद, एक अंक बाद, क्षय के बाद 7 आता है। ये उत्तर सही है और विकल्प है चौथा, और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपका सही होगा। अगला प्रश्न जो है वो त्रिभुज की गुणों पर आधारित है। याद करिए जो पेपर 6 नवंबर वाला निरस्त हुआ था उसमें भी पहला ही सवाल त्रिभुज के गुणों पर ही आधारित था। इसमें ऐसा बना दिया गया है त्रिभुज, और ये वाली लाइन थोड़ी बाहर कर दी गई है, इसको 107 अंश बोला गया है। तो कहा गया कि x अंश का मान बताइए। देखिए क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो, आप जानते हैं कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक किसी भुजा को आगे बढ़ा दी जाए तो ये जो बाहर वाला कोण है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है इस कोण से सटा हुआ है। ये पूरी लाइन पे आप जानते हैं इस बिंदु पे कितना अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का। दो बातें हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग भी 180 अंश, और इस बिंदु पे एक रेखा सीधी जा रही है तो यहाँ भी 180 अंश का ही कोण है। ये जो बाहर वाला कोण है ये अकेले इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? देखिए ये मान लीजिए a अंश का हो, ये b अंश का हो, ये c अंश का हो, तो a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। ये बाहर वाले को मान लीजिए d, c प्लस d बराबर भी 180 अंश। देख रहे हैं पूरा 180 अंश बनता है, अब मालूम है। घटा दीजिए, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, c से c कटेगा, 180 से 180 इधर 0 आया। यहाँ देखिए a प्लस बी माइनस डी और a प्लस बी बराबर d। ये त्रिभुज का एक गुण आया कि किसी भी भुजा को बढ़ा दी जाए तो देख रहे हैं कि d जो है ये बाहर वाला अकेले a और b के योग के बराबर है। यहाँ से देखिए इस वाले लाइन को बढ़ाया गया है, त्रिभुज को थोड़ा पलट दिया गया, चित्र यही है, पलटी मार दिया गया है। ये 107 अंश, 107 अंश अकेले बराबर होगा x प्लस 51 के। ये यहाँ पे है, इसको छोड़ के, जिससे सटा है उसको छोड़ के बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट ला सकते हैं, 107 में से 51 घटाइए 56 अंश। देखिए यहाँ पे माइनस होगा 56 अंश। पक्का है, आपका सही भी होगा। तो विकल्प नंबर 2, दूसरा विकल्प सही है। इसमें विधिवत समझते भी जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डीएलएड की परीक्षा खत्म हो गई तो आपका काम खत्म हो गया। ये सब थियरी जो है आगे भी काम आएगी। प्रश्नों को देखते हैं जो 2-4 लाइन में हल किए जाते हैं। देखिए इसका गुणनखंड करना है। हमने आपको तमाम गुणनखंड के प्रश्न बताए थे और मैंने बताया था कि सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं है। इस तरह का प्रश्न मैं कराया था। देखिए ए बी दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से एक कॉमन ले चुके हैं तो a की घात 4 है, b बाहर आ चुका है, माइनस अपनी जगह पे है, a बाहर आ चुका है और एक b भी कॉमन आ चुका है तो b की घात 4 अंदर है। आपको याद आ गया होगा, इतने का मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। AB को बाहर निकाले रहिए और इसको ठीक वैसे ही हल करना है जैसा कि मैंने रिवीजन सेट में आपसे हल करवाया था। कैसे? ये a स्क्वायर का स्क्वायर और b के स्क्वायर का स्क्वायर जो नेबुला मैथ्स में पहले से जुड़े हुए हैं, इस प्रश्न को हल किए थे एग्जाम के कुछ ही दिन पहले, ये कराया गया था। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में जोड़ देते हैं, एक कोष्टक में घटा देते हैं। देखिए a की जगह पे a स्क्वायर, b की जगह पे b स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कोष्टक में जोड़े, दूसरे कोष्टक में घटाए। ये बराबर का चिन्ह निश्चित लगाए रहिएगा भाई। और ये सब उतरता जाएगा, अब ये वैसे ही रहेंगे, किनारे पड़े रहेंगे। यहाँ पे फिर यही फार्मूला लग जाएगा। इसमें यही विशेषता है कि 2 बार ये फार्मूला लगता है, बस। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। उत्तर आ गया 1 2 3 4 लाइन में। प्रश्न नंबर 7 है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। ये आयताकार मैदान है और 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। इसका मतलब उसका परिमाप दिया गया है, परिमाप दे दिया गया 190 मीटर। आगे कहा जा रहा है कि यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3/2 यानी 1.5 गुनी हो, 3/2 माने 1.5 गुनी, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, x का 3/2, यानी का की जगह पे गुणा का निशान लगाते हैं तो 3/2x। ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई हुई। बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कराया गया है और ये प्रश्न जो है कक्षा 7 की किताब का हूबहू सवाल है। किताब को ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न को खोज लीजिएगा। अब परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की जगह पे 190 बराबर 2, लंबाई की जगह पे 3/2x, चौड़ाई की जगह पे x। यहाँ से और यहाँ से हमने लिया है। अगला स्टेप होगा 3/2x प्लस x बराबर 190/2। इसको काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा, 95, 2 9 18, 2 5 10। और यहाँ देखिए 2 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये 2 का गुणा यहाँ पे होगा, फाइनली आएगा 5/2x बराबर 95। यहाँ से x बराबर 95 गुणे 2/5 और ये काटिएगा 19 बार में, 19 5 95, 38, यानी कि चौड़ाई आई 38। देखिएगा मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 38 मीटर, तो लंबाई हो जाएगी 38 का 3/2, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है 3/2। ये काटिए 19, 19 तिया 57 मीटर, लंबाई आई 57, चौड़ाई आई 38 मीटर। बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न नंबर 8 बोर्ड पर देखिए, ये समीकरण का सवाल है। रेखीय समीकरण है एक चर में, एक चर केवल x का इस्तेमाल किया गया है। बड़ा आसान है। इस 3x को इधर पक्षांतर करके लाना है, 8x माइनस 3x। इधर ये 6 है, 21/4 दूसरे साइड में जाएगा, यहाँ प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा 21/, या लिखते हैं, या 8x में से 3x जाएगा तो 5x, और यहाँ 6 चौको 24 माइनस 21/4, या 5x 24 में से 21 जा 3/4, या x बराबर 3 और ये 5 नीचे जाएगा तो 5 चौको 20। ये आंसर आपका आया होगा। ये प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें एक साथ 2 समीकरण दिए गए हैं और 2 चर का इस्तेमाल हुआ है, x और y का। ऐसे समीकरणों को युगपत समीकरण बोलते हैं। कायदे से ये चैप्टर चौथे सेमेस्टर में है, चौथे सेमेस्टर का सिलेबस उठाकर देखिएगा। और ये जो सवाल है कक्षा 8 के युगपत समीकरण के चैप्टर का उदाहरण है, यह हल है। युगपत समीकरण पर मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, जो लोगों ने वीडियो देखा है उनके लिए बहुत आसान है। युगपत समीकरण को 2 विधियों से हल करते हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाना ज़्यादा आसान है। क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से, जिसमें आसान लगे, एक चर को दूसरे चर में से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि देखिए x बराबर 7 माइनस 2y, ये 2y को दूसरे साइड में हटा दिए हैं। इस x का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। x यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, गुणे x की जगह पे रखेंगे 7 माइनस 2y प्लस ये वाला y अपनी जगह पे रहेगा बराबर 5। ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का तरीका है। 7 दूनी 14 ब्रैकेट को खोलेंगे और माइनस 2 दूनी
4y प्लस y बराबर 5। ये आप देख रहे हैं कि एक चर का रेखीय समीकरण बदल गया जिसमें चर क्या है, y है। अब यहाँ से ये और ये मिल के हो जाएंगे -3y और ये 5, 14 जाएगा उस साइड में। इसको यहीं मैं हल कर देता हूँ। 14 में से 5 जा -9, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 3। अब इस y बराबर 3 का मान किसी एक समीकरण में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में रख के x का मान निकालते हैं। मेरा मन कर रहा है पहले में रखने का, तो रख देते हैं। x प्लस 2 और y की जगह पे 3, गुणा का निशान है बीच में, 3 बराबर 7, तो x बराबर 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटेगा तो आएगा 1। तो उत्तर क्या आया, उत्तर आया x बराबर 1 और y बराबर 3। इसे प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ विलोपन विधि से भी हल किया जा सकता है। नेबुला मैथ्स पे मैंने 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के भी अधिकांश चैप्टर का वीडियो बना रखा है, आप उन्हें देखते रहिएगा ताकि अगले सेमेस्टर का भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। प्रश्न कह रहा है कि एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार हौज में, एक आयताकार हौज है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसमें 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो बताना है कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये देखिए एक आयत है, ये आयताकार हौज मान लीजिए और इसमें पानी कुछ ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो आकृति कैसी बन रही है, इसमें पानी भरेगा तो पानी की जो शेप हो जाएगा, पानी का आकार जो हो जाएगा वो घनाभ टाइप हो जाएगा, घनाभ ही होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो आयतन निकलेगा। तो यहाँ देखिए ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर, पानी का आयतन निकालेंगे, चूंकि घनाभ जैसी आकृति बनेगी तो LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 2 गुणे 1.5 बराबर ये 15 घन मीटर आएगा। लेकिन पूछा जा रहा है कि पानी लीटर में कितना है। हमारा उत्तर आया है घन मीटर में, अब इसे लीटर में बदलना है। तो आपको याद आ रहा होगा अंतिम रिवीजन सेट में मैंने आपको याद कराया था कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। और ये मैंने कहा था कि लगभग हर साल इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनमें ये 1 घन मीटर में कितने लीटर या 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। और देखिए इस्तेमाल अब यहाँ होने जा रहा है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर है तो 15 घन मीटर में 15 गुणे 1000 लीटर यानी 15,000 लीटर पानी है। आपका निश्चित रूप से सही हुआ होगा। अति लघुत्तरी का लास्ट प्रश्न 11 नंबर दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज पे मैंने बताया था कि अक्सर सवाल आते रहते हैं और बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस कराए थे, आ ही गया आखिर। देखिए तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और फार्मूला क्या होता है, 3 गुणे भुजा। परिमाप 12, 3 गुणे 1 भुजा की लंबाई, तो 1 भुजा की लंबाई हो जाएगी 12/3, यहाँ से काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर। आपको मैंने समझाया था कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। करड़ी में 3/4, भुजा है 4, 4 गुणे 4, 1 4 से 4 कटा, 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर है। बड़ा आसान सा सवाल है, आपने प्रैक्टिस भी खूब किया था और उम्मीद है कि आपका 1 नंबर ये पक्का किया होगा। अगला प्रश्न जो है लघु उत्तरी है, जो 2 नंबर के होते हैं। प्रश्न संख्या 12, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद
बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ये लघुत्तम समापवर्त पर आधारित प्रश्न है जो कक्षा 6 की किताब से हूबहू लिया गया है। हमें 48, 72 और 108 का लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। ऐसे ये वाली विधि आप जानते हैं, 2 से पहले चेक करते हैं, 24 होगा, यहाँ 36 होगा, यहाँ 54 होगा। फिर अभी 2 से भाग जाएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, 12 होगा, 18 होगा, 27 होगा। 2 से अभी भी भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 9 18, 27 ऐसे ही उतरेगा। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, 9 में भाग नहीं जाएगा, 27 में नहीं जाएगा, तो ऐसे ही उतर जाएंगे। इस विधि को आपको बहुत पहले बताया गया है। यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा, फिर 3 लाइए, 1 1 3, फिर 3 लाइए, 1 1 1। लौसा तीनों का क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं एलसीएम बराबर, यहाँ थोड़ा सा ये जो नंबर हैं इन्हीं का आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, ये एलसीएम आया। यानी कि 432 सेकंड बाद तीनों बत्तियां बदलेंगी। अब हम लोग 432 सेकंड को मिनट में बदलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? 432 में 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 7 यहाँ आएगा 420, यहाँ घटाने पे आएगा 12, यानी 432 सेकंड बराबर 7 मिनट। ये 7 मिनट हुआ और शेष में 12 आया है तो 12 सेकंड ये हुआ। यानी कि 432 सेकंड का मतलब हुआ 7 मिनट 12 सेकंड। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि तीनों बत्तियां 8:20 पर एक साथ बदलती हैं, तो कितने समय बाद फिर से एक साथ बदलेंगी? तो हम देख रहे हैं कि 432 सेकंड यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर एक साथ बदलेंगी। इस क्या करेंगे? 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे तो मालूम चलेगा कि अगला वाला टाइम क्या होगा। तो मालूम चला कि 8:27 मिनट में मिनट जुड़ जाएगा और 12 सेकंड बाद तीनों बत्तियां एक साथ बदलेंगी। प्रश्न संख्या 13 है, 4 पहियों की परिधियां, देखिए 4 पहिए हैं, इनकी परिधियां दी गई हैं 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? कम से कम, छोटी से छोटी, ऐसे शब्द जब आते हैं तो लघुत्तम समापवर्त का सवाल है, ये हम समझ जाते हैं। आपको ट्रिक भी मैंने बताया था। 50, 60, 90 और 100 का लघुत्तम समापवर्त उसी विधि से लगाना है जैसे कि इसके ठीक पहले वाला सवाल हम लोग लगाए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सवाल भी कक्षा 6 की किताब से हूबहू ले लिया गया है। इनका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये आएगा 900, यानी कि कम से कम 900 सेंटीमीटर चलने के पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन इसको यदि हम 9 मीटर लिख दें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। अगला है प्रश्न नंबर 14। इतना लंबा चौड़ा है, कोष्ठक पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कॉपी में उतारते समय सही उतारते हैं। एक भी संख्या या एक भी निशान, कभी कभी होता है कि भाग को आदमी जोड़ का निशान पढ़ लेता है
और हल कर देता है, तो नंबर कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो मैंने उतार लिया है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले कोष्ठक को क्रमशः हल करते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, और साथ ही सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस क्रम का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए भाग का निशान यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, बाकी को उतारेंगे। ये भाग का निशान है, 38 माइनस 30 माइनस ये 31 अपनी जगह पे, 60 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 15। ये माइनस का निशान, ये वाला माइनस का निशान है, और गुणे 5 अपनी जगह पे है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, घबराएंगे नहीं। लंबा प्रश्न है तो 2 नंबर का भी तो है, जब पूरा लिखेंगे तब 2 नंबर मिलेगा, और संक्षेप में लेके भाग आएंगे तो नंबर भी संक्षेप में मिलेगा, 1 नंबर बस मिलेगा। तो पूरा हम लोग हल करेंगे ताकि हम लोग को पूरा नंबर मिले। 15 पच्चे 75। अगली लाइन वैसे अभी उतारते चलिए। 38 माइनस ये 30 माइनस, इसको हल करते हैं। 31 माइनस 75 है, तो 75 में से 31 घटेगा, आएगा 44, और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, माइनस लगेगा। बाकी उतारते चलिए। ये 72 भागा 38 माइनस, और यहाँ माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 30 और प्लस 44, ये हो जाएंगे 74। चाहे तो अब छोटा कोष्ठक में कन्वर्ट कर सकते हैं। 72 भागा 38 और 74 माइनस में है, तो 74 में से 38 घटेगा, 14 में से 8 जा 6 और 3, ये 36, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह माइनस है। आपको कई बार बताया गया है कि ऐसे सवालों में बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, या माइनस था तो माइनस लगाया गया। क्या आया, 72 भागा माइनस 36, 72 में 36 का भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन देखिए यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, तो प्लस और माइनस आपस में जब भाग होंगे तो उत्तर आएगा माइनस। ये उत्तर इसका आया -2। प्रश्न संख्या 15 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें, पेपर में देखिएगा जिसमें लिखा है 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। ये सवाल भी कक्षा 6 की किताब का ही सवाल है, हूबहू ले लिया गया है, लेकिन पेपर में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें जो शब्द लिखा गया है जिसमें, वहाँ पे रहेगा जिससे, और आगे जो दिया गया है कि से भाग देने पे वहाँ रहेगा को भाग देने से। आप लोगों ने प्रश्न हल किया होगा, उत्तर भी आ गया होगा, लेकिन प्रश्न जो है उसका सही रूप ये होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। प्रश्न में आया है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप समझ गए होंगे कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। परीक्षा के कुछ ही दिन पहले रिवीजन सेट मैंने एक डाला था, जिसमें इस तरह के प्रश्न को मैंने समझाया था कि क्रमशः क्या करते हैं, जो शेष बच रहे हैं उनको घटा देते हैं, इसमें से 3 और इसमें से 5, ये घटा के जो कुछ भी आवे 48, और यहाँ आ जाएगा 56, और यहाँ आ जाएगा 104। इनका मौसा निकालना है। मौसा कैसे निकाला जाता है हैं, आपको बताया गया कि पहले 2 छोटे नंबर्स का आपस में भाग करते हैं। तो 48 और 56 का भाग करेंगे तो 48 से कम 48, ये घटेगा तो आएगा 8। जो शेष बचता है फिर उससे इस वाले नंबर में भाग देते हैं, जिससे भाग पहले दिया गया रहता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा कट ना जाए। तो 8 छक 48, ये यहाँ पूरा कट के 0 हो गया, यानी कि 48 और 56 का मौसा हुआ 8। इस 8 और इस 104 में अब भाग देंगे, 8, 104
8 एक कम 8, ये 2 बच आया 4, 8 तिहाई 24 कट गया, यानी कि तीनों नंबर का मौसम आया 8। ये 8 ही उत्तर होगा। 8 से भाग दे के देखिए 49 में, 8 छक 48, एक शेष बचा। 8 से भाग देंगे 59 में, 8 सत्ते 56, 3 शेष बचा। और 8 से 109 में भाग दीजिए, 13 अट्ठे 104 और 5 शेष बच जाएगा, यानी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 16 आयु पर आधारित है। आयु पर एक अलग से पूरा मैंने वीडियो बनाया है जिसे आप लोगों ने देखा है, और प्रैक्टिस भी बहुत सारी कराई गई थी आयु वाले सवाल पे। इसको भी हल कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि रमेश की आयु उनके पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। तो पहले क्या करते हैं कि राहुल की आयु को x मान लें, तो रमेश की आयु होगी 4x वर्ष। और कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले राहुल की आयु रही होगी x माइनस 5 वर्ष, तो और रमेश की आयु होगी 4x माइनस 5 वर्ष। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कहा जा रहा है कि रमेश की आयु ये वाली राहुल की आयु की 9 गुनी है। 9 गुनी माने 9 गुणा कर देना है। इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। और पूछा जा रहा है कि रमेश की आयु, ये इनकी आयु हमें निकालनी है, तो निकाल लिया जाए। हल करते हैं। 4x माइनस 5, 9x, 9 पचे 45, और थोड़ा घटाए उठाएंगे, 45 को इधर लेते आते हैं, तो ये 45 प्लस में हो जाएगा -5, ये 9x माइनस 4x, ये घट जाएगा। 9x में से 4x जाए 5x, और ये 45 में से 5 इधर लिख देते हैं 40, यहाँ से x बराबर 8। यानी राहुल जो हैं पुत्र जी का आयु हो गया, पुत्र राहुल हैं तो ये है 8 वर्ष के। तो रमेश उनके पिताजी जो हैं, चूंकि 4 गुने हैं ना, उनकी आयु 4 गुनी है, तो 8 चौको 32 वर्ष, ये उत्तर है। पिताजी यानी रमेश जी जो हैं वो 32 वर्ष के वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। ये नंबर दिए गए हैं, ये संख्याएं, और इनके आधार पर कहा गया है कि इनकी बारंबारता सारणी बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कहीं ये नहीं लिखा है कि 5-5 का या 10-10 का वर्ग अंतराल बना के करिए। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता सारणी हमें बनाना है। ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत बार आपको अभ्यास कराया गया है। क्या करते हैं, ऐसे कॉलम बना लेते हैं, पद, टैली मार्क और बारंबारता। किन किन पदों का इस्तेमाल हुआ है, तो देख रहे हैं कि इसमें 12 का इस्तेमाल है, 13 का इस्तेमाल है, 14 का है, 15 का है और 16 का है। तो क्रम से ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि 12 कितनी बार आया है, 13 कितनी बार, 14, उसके लिए टैली मार्क लगाते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए 16 है, 16 के आगे एक लकीर खींच देंगे, फिर और काटते भी जाते हैं। काटते इसलिए है कि ताकि गलती न हो। 15 के आगे एक लकीर खींचेंगे, 16 को काटेंगे, 16 के आगे एक लकीर खींचेंगे, 12 को काटेंगे, 12 के आगे एक लकीर, 13 को काटेंगे, 13 के आगे एक लकीर, 15 को काटेंगे, 15 के आगे एक और लकीर, 14 को काटेंगे, 14 के आगे एक लकीर, 16 को काटेंगे, 16 के आगे लकीर, 13 को काटेंगे, 13 के आगे लकीर, 15 को काटेंगे, 15 के आगे लकीर, 12 को काटेंगे, 12 के आगे लकीर, और 15 को काटेंगे, 15 के आगे लकीर। ये आप जानते हैं कि ये टैली मार्क कहलाता है, और ऐसा करने से गलती होने की संभावना शून्य हो जाती है। अब देख लेंगे कि कितने टैली मार्क हैं। तो 12 के 2 टैली मार्क हैं, 2 लकीरें हैं, यही बारंबारता है, यानी 12 2 बार आया है इसमें। 13 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 14 1 बार आया है, 15 4 बार आया है, और 16 3 बार आया है। अब क्या करते हैं, इनको गिन लेते हैं। 2 2 4 1 5 4 9 3 12,
और देख लेते हैं कि ये नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टैली कर गया, यानी कि कोई भी नंबर छूटा नहीं है। इस तरह से इस बारंबारता सारणी को बनाना है। आप लोगों में से बहुत हो सकता है कि कुछ लोग टैली मार्क वाला न बनाए हों, ये कॉलम न बनाए हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर न भी बनाए हो ये वाला और डायरेक्ट ये बना दिए हैं, तब भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि पेपर में कहीं नहीं दिया है कि टैली मार्क लगाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। ये सवाल भी हूबहू कक्षा 6 की किताब से लिया गया है, मिला लीजिएगा। का लास्ट प्रश्न है, इसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। देखिए त्रिभुज ABC PQR समरूप हैं और इनकी लंबाई भी दी गई है। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर, AB बराबर 2 सेंटीमीटर, QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं बताइए, माने PQ और PR बताना है। ये सवाल कक्षा 7 की किताब का हूबहू सवाल है। एक बार आ भी चुका है, मैंने भी कई बार समझाया है वीडियो बना बना के, और परीक्षा के कुछ दिन पहले ही इसी तरह के सवाल का मैंने अभ्यास भी करवाया था, आपको याद होगा। हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। वैसे भी अगर देखें तो 3 का आधा 1.5 है, तो ये जो भुजा PQ होगी वो 2 की आधी होगी, यानी 1 सेंटीमीटर की। ये 2.8 सेंटीमीटर की AC है, तो PR होगा इसका आधा, यानी 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन अब चूंकि 2 नंबर का सवाल है, इसलिए विधिवत हल करना होगा। PQ बटा AB, PQ AB कितना है? 2 सेंटीमीटर। PR पूछा जा रहा है, AC दिया गया है 2.8, QR है 1.5 और BC है 3। इसको जानबूझकर बाद में लिखा गया है क्योंकि इसको हल करने पे 1/2 आ जाएगा। अब क्या करें, इसको ढक लेते हैं, इसको और इसको एक साथ लेंगे। इसकी सहायता से हमारा PQ आ जाए। पहले ये 1/2 अपनी जगह पे है, ये 2 जाएगा उधर, कट जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी तरह अब इसको ढक लेंगे और ये एक साथ लेंगे, तो हमारा एक समीकरण तैयार हो जाएगा। PR बटा 2.8 बराबर 1/2, और यहाँ से PR आ जाएगा 2.8/2, काटेंगे तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि PQ AB का आधा आया, ये 2 सेंटीमीटर का है, आया ये 1 सेंटीमीटर का। इसी तरह देखिए PR क्या है, आया है 1.4 सेंटीमीटर, जो AC के 2.8 सेंटीमीटर का आधा है। इस तरह से हमने इस पेपर के सारे प्रश्नों को विस्तार से समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी पूरा सही किया होगा। इस मंगल कामना के साथ कि आप अधिक से अधिक नंबर पाएं, 25 में 25 पाएं, मैं यहीं पे आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहीं पे बता दूं कि तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर के भी अधिकांश चैप्टर्स का वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा।